वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिक्की के 93वें सालाना जलसे-ए-आम और सालाना कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान भारत ने शहरियों की जिंदगी को दी आला तरजीह। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 100 करोड़ के 19 मंसूबों का किया वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर आला ने कहा कि मरहलेवार तरीके से मुख्तलिफ अजला में किए जा रहे हैं तरक्याती काम। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कॉरपोरेटर से की तरक्याती कामों के अलावा मफाद आमा के काम भी तेजी से करने की अपील। कहा, हमारी तरक्की की जिम्मेदारी समाज की भी है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। 3 साल में हासिल की 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। 3 लाख से ज्यादा रोजगार होंगे दस्तयाब। नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की मालूमात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की के 93वें सालाना जलसे-ए-आम और सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अलामती तौर पर दिया जलाकर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू प्रेरित भारत है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोरोना की वबा के दौरान भारत ने शहरियों की जिंदगी को तरजीह दी है। वबा के वक्त मुल्क के लोगों की मुत्तहदा कोशिशों से सूरत हाल काफी संभली है। ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फरवरी मार्च में कोरोना की वबा के सबब गैर यकीनी का माहौल था, लेकिन आज इक्तिसादी माहौल हौसला अफजाई करने वाला है। दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क खुद इन्हिसार भारत प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अहद का पाबंद है। साथ ही उन्होंने कहा है कि खुद इन्हिसार भारत हमें आलमी सतह पर मुसाबकती बनाने की कोशिश भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रियासत के मुख्तलिफ अजला में महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक 19 प्रोजेक्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने तकरीबन 100 करोड़ के रहायशी और गैर रहायशी मनसूबों का इफ्तिताह किया। वर्चुअल इफ्तिताह के दौरान मुख्तलिफ अजला से जुड़े मरकजी वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली भी मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आम लोगों का महकमा रेवेन्यू से जुड़ाव रहा है, क्योंकि आराजी से मुताल्लिक और आफात व राहत से जुड़े प्रोग्रामों में महकमा रेवेन्यू अहम किरदार निभाता रहा है। उन्होंने कहा है कि मरहलेवार तरीके से महकमा रेवेन्यू के जरिए मुख्तलिफ अजला में तरक्याती कामों को मुकम्मल कराया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूं कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी ज़रूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नज़दीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है, चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो। इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। विगत 3.5 वर्षों के अंदर अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से राजस्व विभाग ने न केवल इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, वहीं साथ ही साथ जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारी और कर्मी हैं, उनके आवासीय भवनों के निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना, आम जनमानस के लिए जहां पर कमिश्नरी मुख्यालय की स्थापना करनी, वहां पर मंडलायुक्त के कार्यालय की स्थापना, जिलाधिकारी कार्यालय की स्थापना या तहसील मुख्यालयों की स्थापना, ये सभी कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा मेयर के 3 बरस मुकम्मल होने पर उन्होंने आज अपनी गुज़िश्ता 1 साल की हुसूलियाबियों पर मबनी रिपोर्ट कार्ड को आवाम के सामने रखा। इस मौके पर रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कॉरपोरेटर से अपील की कि तरक्याती कामों के अलावा मफाद आमा के काम भी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे काम हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए लोगों को बढ़कर आगे आना चाहिए और समाज पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर अपने इलाके के अस्पताल, आंगनबाड़ी, मराकज और प्राइमरी स्कूल का भी दौरा करें। इस मौके पर उन्होंने कोरोना की वबा के दौरान नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले 8 सफाई मुलाजमीन को एजाज से भी नवाजा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? क्या हमारा दायित्व है कि नहीं है इसमें? क्या हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि समाज इसमें जुड़ जाता है तो 2025 नहीं, 2024 में भी हम भारत को टीबी मुक्त कर सकते हैं। और देखिए, भारत में जितने टीबी पेशेंट हैं, इसमें से 20% टीबी पेशेंट सिर्फ यूपी में है। और यूपी की आबादी 23-24 करोड़ है। तो हम सबको लगना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। इस एक काम हम निरंतर करते रहेंगे तो हम लखनऊ को भी जल्दी टीबी मुक्त बना सकते हैं, भारत को भी बना सकते हैं।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उभर रहा है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20,000 करोड़ रुपए के सरमाया का हदफ 3 साल में ही हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक सरमायाकारों के जरिए रियासत में सरमायाकारी की गई है और 3 लाख से ज्यादा रोजगार दस्तयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 में आइंदा 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 4 लाख लोगों के लिए रोजगार दस्तयाब कराने का हदफ है। हमने लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। ये हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकृष्ट हुई और आई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया और नई नीति में हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। किसानों के मफाद में लाए गए ज़रई क़वानीन का उन्हें फायदा भी मिल रहा है। इन नए क़वानीन के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को 24 घंटों के अंदर इंसाफ मुहैया कराते हुए दिल्ली की फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी ने मुआहदे के बावजूद किसानों से धान नहीं खरीदा था, जिस पर नए ज़रई कानून किसान बाइख्तियारात और तहफ़्फ़ुज़ मुआहदा, कीमत की यकीन दहानी और ज़रई खिदमात एक्ट 2020 के इंतजामात के मुताबिक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पेपरिया ने मुआहदा किसानों से 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का हुक्म दिया है। किसानों ने नए कानून को उम्मीद की किरण बताया है। मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार संतोष गंगवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के संद नगर में वाक़े ईएसआईसी अस्पताल में 24 घंटे डायलिसिस यूनिट, कोविड से मुतासरीन बच्चों के लिए इंक्यूबेटर एंड रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उनकी वजारत आने वाले दिनों में मजदूरों को हर 10 किलोमीटर पर तिब्बी सहूलियत मुहैया कराएगी। इसके साथ ही ईएसआईसी को मुल्क के दीगर अस्पतालों से भी जोड़ा जा रहा है ताकि मजदूरों को बेहतर इलाज मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय जिस प्रकार से काम कर रहा है वो इस दौर में एक उदाहरण है। हमने कोरोना के काल में एक कानूनों में परिवर्तन किया, 44 कानूनों को 4 कोर्ट में बदलने का काम करा और इसके अलावा हमारे ईएसआईसी के अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था और अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हम मजदूरों को दें, इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने हैदराबाद में सनत नगर में एक हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं देने की एक प्रक्रिया को उद्घाटन करने का काम किया है। ये एक महत्वपूर्ण अस्पताल है सनत नगर का। इसमें 18 से अधिक ऑपरेशन टेबल्स रूम्स हैं और देश के ईएसआईसी के अच्छे अस्पतालों में से एक अस्पताल है जिसकी सब जगह तारीफ हो रही है। और हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की रुचि है
कि देश के हर जिले में हम ESIC की सुविधाएं दें। अभी सब में नहीं है, हम इस प्रक्रिया में चलने का काम कर रहे हैं कि देश के सभी अस्पतालों में ESIC से जोड़ा जाए। मरकजी वजीर ममलकत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स व इत्तलात तकनीक संजय एस धोत्रे मोतीलाल नेहरू नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने इंस्टीट्यूट की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत की। मरकजी वजीर ने दिया जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और शजरकारी भी की। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी पर कहा कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में तलबा को बेहतर शहरी बनाना सबसे अहम है। तलबा को स्कूली तालीम से लेकर आला तालीम तक जिंदगी में आने वाली दुश्वारियों को दूर करना और उनका रुझान किस तरफ है ये जानना जरूरी है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी ने कहा है कि मरकजी वजीर के जरिए इंस्टीट्यूट के डायमंड जुबली ईयर के लोगो का इजरा किया गया और उन्होंने इनोवेशन सेंटर में मॉडलों का मुआयना भी किया। कि जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें डॉक्टर जो है, अभी मेडिकल में इतने इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, तो उसको अगर वो इंजीनियर और डॉक्टर दोनों मिला के करेंगे, जैसा अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो अगर एक ही कैंपस में होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया तो आजकल जितना भी रिसर्च हो रहा है ये हो रहा, तो इसमें सब लोग जब साथ में मिलकर काम करेंगे, इसलिए कोई एक्सपर्ट जरूर बनेगा, लेकिन उसको दूसरे सब्जेक्ट का भी कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन के श्री संजय धोत्रे जी, वो आज संस्थान परिसर में आए और हमारे यहाँ 2-3 एक्टिविटीज़ में उन्होंने हिस्सा लिया। हमारे संस्थान का डायमंड जुबली ईयर चल रहा है, उस डायमंड जुबली का लोगो रिलीज़ किया और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इस पर हम लोगों ने पहले कुछ कार्यक्रम किया था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक्शनेबल पॉइंट्स थे, उस पर चर्चा हुई और एक इनोवेशन सेंटर के जो हमारे मॉडल्स थे उन सब का उन्होंने निरीक्षण किया और उसमें जो कोविड के समय हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था और जो डेवलपमेंट्स किए थे उन सब मॉडल्स को उन्होंने देखा और काफ़ी सराहना किया। ज़राई बिल मुल्क और किसानों के मफाद में मरकजी हुकूमत के जरिए लाया गया है। अपोजिशन के जरिए जिसकी गलत तशहीर करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये बिल वापस नहीं होगा। ये बातें वजीर बराए मालियात व तिब्बी तालीम सुरेश कुमार ने शाहजहांपुर में किसानों के बनाए गए FPO के तहत ट्रैक्टर, ज़राई आलात की तफसील और ज़राई बीज व दवाओं के रखरखाव के लिए गोदाम के संग बुनियाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से वजारत ज़राअत के जरिए किसानों को कंपनियों की तश्कील करके उन कंपनियों को जदीद ज़राई आलात बड़ी सब्सिडी पर मुहैया कराएंगे। उन्हें तरक्की याफ्ता किसान बनाने की सिमत में यह काम किया जा रहा है। जिले में बनाए गए 15 FPO को जदीद ज़राई आलात की तकसीम की गई, जिससे किसान जदीद आलात का इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ाकर कौम तरक्की कर सकेंगे। किसानों के मुजाहरे पर उन्होंने कहा है कि आज किसान जिस कानून के लिए हंगामा कर रहे हैं, असल में वो कानून किसानों के मफाद में ही है। किसानी को बढ़ावा देने के लिए आपके समक्ष एक जीता जागता उदाहरण है कि ट्रैक्टर के ऊपर 40% की सब्सिडी और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ये आपके सामने आज 2 लोगों को चाबियां दी गई, एक हमारे शहबाज नगर के काश्तकार हैं और दूसरे बड़े गांव के। इस प्रकार 16 लोगों को ये सुविधा दी गई है। ख़ास तौर से आज एक सीड स्टोर का भी शिलान्यास किया है, लगभग 80 लाख रुपए की लागत से ये बन रहा है और इसमें जो बीज रखने की सुविधा विशेष रूप से ब्लॉक में होगी। समय समय के ऊपर हमको बीज रखने की परेशानी होती थी, उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है, जिसका आज शिलान्यास किया जा रहा है।
डीडी न्यूज यूपी पर मंगल यानी 15 दिसंबर से नई तब्दीली और नए अंदाज में इलाकाई खबरें नश्र की जाएगी, जिसके मुताबिक प्रादेशिक समाचार सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे से 3:30 बजे तक और 4 बजे से 4:30 बजे तक नश्र किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 बजे तक उर्दू में खबरें टेलीकास्ट की जाएंगी। 6 बजे से 6:30 बजे तक हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम चर्चा में नश्र किया जाएगा। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रादेशिक समाचार नश्र किए जाएंगे। इसके अलावा ये समाचार यूट्यूब पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक करके भी देखे जा सकेंगे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इलाकाई खबरों के नशरियात में तब्दीली की नाजरीन के जरिए सताइश किए जाने की उम्मीद है और नाजरीन इस तब्दीली से मुतालिक अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल आईडी ddnewslko@gmail.com पर भेज सकते हैं। अलीगढ़ में बीजेपी के रियासती इंचार्ज व साबिक वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने बीजेपी ओहदेदारों, डिवीजनल इंचार्जों और कारकुनों के साथ मीटिंग की। बीजेपी कानून साज असम्बली के इंतखाबात में अच्छा मुजाहरा करने के बाद अब पंचायत इलेक्शन के लिए लाहे अमल मुरतब करने के पार्टी के कामों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मोदी हुकूमत मुल्क में आने के बाद से एक तब्दीली नजर आ रही है। कई रियासतों के नताइज ने यह साबित कर दिया है कि मुल्क आज वजीर आजम के साथ खड़ा है और मोदी हुकूमत गांव, गरीब और किसानों के साथ खड़ी है। मोदी सरकार आने के बाद पूरे देश के अंदर जो एक बदलाव दिखाई दिया है और खास करके जो दूसरे कार्य का पहला वर्ष रहा है, उसके नतीजे को जब आप देखेंगे कि दूसरे कार्यकाल में हमारे विरोधी जो तरह तरह के वादे करते थे, नारे लगाते थे, लेकिन अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है या उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों के जो चुनाव हुए, उन चुनाव के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रगति का प्रतीक बना हुआ है। संपूर्ण देश आज मोदी के नीतियों को स्वीकार कर रहा है। गांव, गरीब, किसान मजबूत हो रहा है। मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के लिए पूर्णतः समर्पित है। सुल्तानपुर जिले के किसान कोऑपरेटिव चीनी मिल के नए पेराई सेशन का आगाज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट और सदर से रुकन असेंबली सूर्य भान सिंह, लंबुआ से रुकन असेंबली देवमणि द्विवेदी ने चीनी मिल में अलामती तौर पर गन्ना डालकर इसका इफ्तिताह किया। तवील अरसे से इंतजार कर रहे किसान पेराई सेशन शुरू होने से काफी खुश हैं। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने बताया है कि जिला इंतजामिया किसानों के सभी मसाइल का तस्फिया करने के अहद की पाबंद है। सुल्तानपुर के रुकन असेंबली सूर्यभान सिंह ने बताया है कि चीनी मिल के ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। औपचारिक रूप से एक लोड गन्ना का डाल के हॉपर में और मशीन को स्टार्ट करके और विधिवत हवन पूजन करके मिल को स्टार्ट कर दिया गया शुभ मुहूर्त में और शीघ्र ही ये फुल कैपेसिटी पे इसको रन कराया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि ऑपरेटिंग लागत निकाल करके इनका जितना भी ऑपरेटिंग ड्यूज़ है उसको समय से भुगतान कराया जाए। चीनी मिल का उद्घाटन किया गया, मिल चालू हो जाए, गन्ना लिया जाए। किसानों का गन्ना आना शुरू हो गया है और मिल चलती रहेगी, किसानों का गन्ना चलता रहेगा। बाकी जिले के जो और सेंटरों में हैं वो भी सब चालू हो गए हैं। कांटे की व्यवस्था सब बहुत अच्छी चल रही है। सभी अधिकारी मन से लग करके सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है। हाँ, तो आज चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है, पूजा हुआ और यहाँ सब लोग उपस्थित हुए। हम लोगों को खुशी हुई। देहरादून में वाक़े हिंदुस्तानी फौजी अकादमी में पासिंग आउट परेड का आज इनकाद किया गया, जिसमें 325 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर अफसर हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा बन गए हैं। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड की सलामी ली। उन्होंने नौजवान अफसरों से मुल्क के सामने आने वाले दाखिली व खारजी चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। Uncertainty, competition and confrontation on the horizon.
You will be repeatedly called upon to safeguard the territorial integrity and sovereignty of the country from both external and internal threats. We see weapons proliferation, non-state actors peddling conflict and expansionist global ideology and asymmetric threats perforating the peaceful fabric of the society. In such a world, we will have to strive hard to keep the peace, uphold the rule of law, and keep faith. I am confident that you will rise to this challenge. पासिंग आउट परेड के बाद डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. सैनी ने कहा है कि चीन के साथ डिप्लोमेटिक और फौजी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि चीन के साथ बातचीत के जरिए जल्द ही मसले का हल निकल आएगा। We are in touch with our Chinese counterparts, both at the diplomatic as well as the military level. And we hope that a solution is found through this dialogue, and status quo as of April this year is restored. While we seek a resolution through dialogue, we are also committed to ensure the integrity, territorial integrity and sovereignty of the country, irrespective of the costs involved. बिहार के गया में वाक़ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी आज पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके 18वें बैच के 22 कमीशन अफसर फौज में शामिल हुए। आज हैदराबाद में वाक़ मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पासिंग आउट परेड का भी इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट्स ने पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल टी.एस. नारायण ने बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड की सलामी ली। और आप बात अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। आइए देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।